साथ शो में जुड़ रहे हैं जाने माने फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रूंगटा। तो म्यूचुअल फंड में आपके तमाम सवालों के जवाब भी हम देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं आज के बाजार का हाल। तो आज के कारोबार में बाजार में काफी उतार चढ़ाव जो है देखने को मिला। निफ्टी इंट्राडे में 10,900 के बेहद करीब पहुंचा था, लेकिन 10,900 को पार नहीं कर पाया। आखिरी घंटे में बाजार पर ऊपरी स्तरों से दबाव भी देखने को मिला, हालांकि 10,850 के ऊपर बंद होने में कामयाब हो सका। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी मुनाफा वसूली रही। सेंसेक्स 47 अंक और निफ्टी 14 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। तो फार्मा और सरकारी बैंकों में लगातार दूसरे दिन भी तेजी देखने को मिले। इन्फोसिस और टीसीएस की तेजी की वजह से आईटी शेयरों का इंडेक्स भी करीब 1% की ज्यादा बढ़त के साथ जो है बंद हुआ। मेटल रियलिटी शेयरों में आज थोड़ा मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला। तो अब अपने शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जाने माने फाइनेंशियल प्लानर जुड़े हुए हैं हर्षवर्धन रूंगटा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हर्षवर्धन जी, पहला सवाल जो है हम लेते हैं। नितिन कुमार ने हमें ईमेल किया हुआ है, उनका सवाल हमारे पास आया हुआ है। उनके पास जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस फंड है, जिसमें उन्होंने निवेश किया हुआ है एक मुश्त 2,65,000 रुपए का। और शुरुआत में वो बता रहे हैं कि उन्हें डिविडेंड जो है वो 2,500 रुपए का मिलना भी शुरू हो गया। लेकिन अगर पिछले 2 महीने की बात की जाए तो वो बताते हैं कि अब उन्हें डिविडेंड जो है केवल 2,100 रुपए का ही मिल रहा है। तो डिविडेंड कम होने के पीछे की वजह जानना चाहते हैं, और साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि जो उनकी एक एसआईपी चल रही है वो इसी डिविडेंड के जरिए जो है करीब 2,000 रुपए की एसआईपी चल रही थी एल&टी इमर्जिंग बिजनेस फंड में। तो क्या इस एसआईपी को जारी रखा जाए? अगर हम बात कर रहे हैं जो डिविडेंड इन्हें मिल रहा था रेगुलरली, आज वो बता रहे हैं कि उनका डिविडेंड कम हो गया है जी। दो कारण हैं जो उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात है, जो डिविडेंड अनाउंस होता है कोई भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में, वो डिपेंड करता है जो भी रियलाइज्ड प्रॉफिट्स हैं। तो ऐसे कोई भी डिविडेंड गारंटीड नहीं होता कि आपको ये इतना डिविडेंड आपको हर महीने या हर साल में मिलने वाला है। सो डिविडेंड फ्लक्चुएट करता है, लेकिन क्योंकि बैलेंस फंड है, इसमें एक बैलेंस देने की कोशिश करते हैं, मॉडरेशन देने की फंड हाउसेस कोशिश करते हैं। तो ये डिफरेंस है, क्योंकि रियलाइज प्रॉफिट्स हो सकता है कम हुई है। दूसरा कारण है ये इनका डिविडेंड कम होने का, क्योंकि 1 अप्रैल से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स पे भी लगा दिया गया है। तो जो डिविडेंड पहले इन्हें हाथ में आ रहा था उसमें कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं भरा जाता था, और अब उस पर 10% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कट के उनके हाथ में आता है। सो इसकी वजह से इनका डिविडेंड कम हुआ होगा। और ये चीज़ उन्हें ध्यान रखनी जरूरी है कि कभी भी डिविडेंड को एक शॉर्ट रिटर्न समझ के, जैसे बैलेंस फंड है जिसका नाम अभी इक्विटी एंड डेट फंड हो चुका है, उसमें वो बने रह सकते हैं कि फंड हाउस के तौर पे आईसीआईसीआई अच्छा है और जो फंड है वो भी ठीक है। अब इनका तीसरा सवाल जो था कि जो 2,500 रुपये इन्हें पहले आ रहे थे, उसी का उन्होंने एसआईपी एक एल&टी इमर्जिंग बिजनेसेस फंड में किया था, तो क्या वो कंटिन्यू करें? अगर डिविडेंड इन्हें रेगुलरली नहीं चाहिए तो एक ऑप्शन इनके पास है कि अपनी जो आईसीआईसीआई बैलेंस्ड फंड है उसी को ग्रोथ ऑप्शन में कन्वर्ट कर लें, ताकि उन्हें वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं भरना पड़े। और अगर इन्हें डिविडेंड के रूप में चाहिए पैसे और उन्हें एसआईपी के जरिए एक मिड एंड स्मॉल कैप फंड में करना है, तो एल&टी इमर्जिंग बिजनेसेस फंड अच्छा है और उसमें वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं नितिन जी कि आपको जो है आपकी सलाह मिल गई होगी। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल उठ रहा है म्यूचुअल फंड से जुड़े, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और हमारे साथ एक और कॉलर भी जुड़ गए हैं, आशीष कुमार जुड़े हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं भागलपुर बिहार से बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मैंने ईमेल किया था, 4 फंड थे मेरे जी। तो ये मेरा पूछना था कि ये चारों फंड अभी मैंने लास्ट मंथ ही मैंने शुरू किया है, तो ये फंड्स मेरे ठीक हैं, आगे मैं कंटिन्यू करूं कि नहीं इन फंड्स में? जी बिल्कुल। तो हर्षवर्धन जी, आपके पास भी इनका पोर्टफोलियो है, ये अपने पोर्टफोलियो पे जो है राय मांग रहे हैं कि जिन फंड्स में ये निवेश कर रहे हैं, क्या उन फंड्स के साथ इन्हें कंटिन्यू करना चाहिए? अगर हम इनका पोर्टफोलियो देखते हैं, जो इन्होंने स्कीम शॉर्टलिस्ट की है वो स्कीम्स अच्छी हैं, लेकिन उसमें 2 चेंजेस मैं सुझाव दूंगा कि अगर वो कर लें तो इनके लिए बेटर होगा। एक है कि क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी वैल्यू फंड जो है, इसकी जगह पे वो एक दूसरा लार्ज कैप फंड लें जिसका ना लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है, जो बड़ा फंड हाउस है, वो है एसबीआई ब्लू चिप फंड। सो क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी वैल्यू फंड की जगह ये रिप्लेस करके एसबीआई ब्लू चिप फंड में करें। और इन्होंने अपनी जो शॉर्टलिस्टेड स्कीम्स थी उनमें 2 मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स लिए हैं, एक मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड और एल&टी इमर्जिंग बिजनेसेस फंड। ये दोनों फंड्स एक मिड कैप और मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी के अच्छे परफॉर्मिंग फंड है।
लेकिन इन्हें 1500 रुपए के लिए 2 स्कीम में स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक स्कीम ले लें, मिराय या एल&टी, दोनों में से कोई भी एक स्कीम लेके पूरा 1500 रुपया उसी एक स्कीम में करें। सो मेरी तरफ से दोनों स्कीम अच्छी हैं, सिर्फ है कि 2 स्कीम में करने की जगह एक में करें, और जो उनकी इच्छा होती है मिराय या एल&टी, दोनों में से कोई भी एक पिक कर सकते हैं। अच्छा हर्षवर्धन जी, एक चीज मैं और जानना चाहूंगी कि जैसा इन्होंने बताया है कि ये 10 से 15 साल के लिए जो है ये फंड्स इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य जो है इन्होंने तय नहीं किए हुए हैं, तो ऐसे में कितना जरूरी हो जाता है कि अपने लक्ष्य जो है पहले तय किए जाए और अपनी पूरी स्थिति जो है क्लियर कर दी जाए कि किस लक्ष्य के लिए कितना इन्हें पैसा चाहिए? आपने एकदम सही फरमाया कि अगर कोई इंसान अपना लक्ष्य देखते हुए जमा करना शुरू करता है तो इससे एक फ़ायदा ये होता है कि आपका एक उपदेश बन जाता है, एक रोड मैप बन जाता है, और आपकी एक कमिटमेंट हो जाती है। मान लीजिए आपने अपने बच्चों की शादी के हिसाब से, अब आगे पढ़ाई या अपने रिटायरमेंट के हिसाब से एक जमा करने की इरादा बनाया है, और उसमें आप इवेल्युएट करते हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, फिर आप जमा करना शुरू करते हैं। अब 10 या 15 साल में आपका कभी भी अगर इच्छा होगी कि उस फंड में से पैसे निकालना, तो आपको एक कहीं ना कहीं आपका मन खुद रोकेगा, क्योंकि ये पैसे कोई एक मकसद के लिए जमा हो रहे हैं। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई ना कोई मकसद होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हो तो बेटर है। अगर कोई लक्ष्य नहीं है और आप जमा करना शुरू करना चाहते हैं, विच इज़ वेरी गुड, लेकिन उसमें एक छोटा सा डर सिर्फ रहता है कि कभी भी 3 साल 4 साल बाद कभी ऐसे लगे कि आपको एक छुट्टी पे जाना है या बड़ा टीवी खरीदना है, ऐसी कुछ भी अगर रिक्वायरमेंट आती है तो आपको सीधा वो पैसा जमा हुआ दिखता है और आप उसमें से निकाल लेते हैं। सो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है 10 या 15 साल बाद, वो उतने टाइम तक पैसा टिकता नहीं है। सो अगर लक्ष्य है, गोल है, तो बेटर है, नहीं है तो भी आप सेविंग्स करना शुरू कर सकते हैं, और टाइम होराइजन आपके सामने के 10-15 साल, उसके बेसिस पे हम आपको एक एसेट बता सकते हैं कि इक्विटी लेना कि डेट लेना। सो आपका सवाल का जवाब देते हुए, लक्ष्य बेटर है, नहीं हो तो भी जमा पूंजी शुरू डेफिनेटली कर लेनी चाहिए। तो अगर आप लक्ष्य तय कर लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एक आपका गोल सेट हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंगली आप निवेश भी करते जाएंगे। अगला सवाल ले लेते हैं, विजय कुमार का आया हुआ है। हर्षवर्धन जी, इनकी उम्र जो है 35 साल है और ये एक बैंक में नौकरी करते हैं। इन्होंने कहा है कि इन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए 16 साल बाद 50 लाख रुपए चाहिए, और इसके अलावा उन्होंने अपना रिटायरमेंट के लिए भी गोल सेट किया हुआ है जो 25 साल के बाद है, और इसके लिए इन्हें 1 करोड़ रुपए चाहिए। इसके अलावा 5 साल में ये 8 लाख रुपए का फंड भी चाहते हैं, और हर 2 साल में इनकी इच्छा ये है कि घूमने के लिए 70,000 रुपए का फंड भी हो इनके पास। इसके अलावा ये बताते हैं कि इनकी पत्नी जो है वो भी बैंक में नौकरी करती है, और दोनों को जो है बैंक से हेल्थ इंश्योरेंस भी मिला हुआ है 4-4 लाख रुपए का। इसके अलावा इनके पास जो है 10 लाख रुपए की जीवन आनंद पॉलिसी भी है, और जीवन आनंद का जो ये सालाना प्रीमियम बता रहे हैं वो है 37,000 रुपए। LIC का ही इन्होंने एक और चाइल्ड प्लान भी लिया हुआ है जिसके लिए प्रीमियम जाता है हर साल 27,000 रुपए। ऐसे में ये जानना चाहते हैं कि LIC का जो प्लान्स है उसमें बने रहने चाहिए या नहीं, और इसके अलावा जो फंड्स में इन्होंने निवेश किया हुआ है करीब 5,000 रुपए का, तो क्या ये फंड्स जो है इनके पोर्टफोलियो में सही है या नहीं है? तो हर्षवर्धन जी, इनको क्या सलाह देंगे आप? अगर हम इनका पोर्टफोलियो देखते हैं, 5,000 रुपये जो महीने का निवेश कर रहे हैं, और उसके सामने जो इनके लक्ष्य हैं, जो इन्हें रिटायरमेंट पे बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से हॉलीडेज जो लेना चाहते हैं हर 2 साल में, सारे लक्ष्य पूरे नहीं होंगे, क्योंकि 5,000 रुपये अपने आप में कंपाउंडिंग इफेक्ट जरूर देता है, लेकिन जो लक्ष्य हैं उसे उन्हें मॉडरेट करने होंगे। या तो अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट हर महीने का बढ़ाएं, या तो वो अपने गोल्स को कम करें, विच मीन्स बच्चों की पढ़ाई और रिटायरमेंट का तो कर नहीं सकते, तो इन्हें जो करना होगा वो अपनी छुट्टी या कहीं जो हॉलीडेज जाने की सोचते हैं वो उसे कट डाउन करना होगा। तो ये उनकी फाइनेंशियल्स की बात कर रहा हूँ मैं कि 5,000 रुपया क्या ये अपने आप में सारे गोल्स फुलफिल करेगा? जी नहीं। एक अच्छी बात इनके पोर्टफोलियो में ये है कि इन्होंने कम से कम अपने सारे गोल्स जो हैं वो क्लियरली आर्टिकुलेट कर रखे हैं कि उन्हें कितने साल बाद कितनी ज़रूरत है। तो ये एक्चुअली एक अच्छा कदम है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ, और जैसे इनकी इनकम बढ़ती रहती है आगे जाते हुए, ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट अपना बढ़ा सकते हैं। अब अगर हम आते हैं इनके इंश्योरेंस के पोर्टफोलियो पे, इंश्योरेंस में अगर जो इन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज ले रखी हैं, इंश्योरेंस एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। इंश्योरेंस एक रिस्क प्रोटेक्शन के लिए लिया जाता है, तो वो एक अपने आप में एक प्रोडक्ट होता है जिसमें आपको कुछ भी वापस आने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपको एक सेविंग्स बेस्ड अगर कुछ भी करना है, इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, तो म्यूचुअल फंड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट्स, PPF ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस होते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में क्लबिंग की जाती है। अगर उनके पास एक चाइल्ड प्लान है, उन्होंने बताया, तो उसके एक यूनिक फीचर्स होते हैं
जो आपको अगर जो पेरेंट है उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो भी पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहती है, उसमें प्रीमियम वेव ऑफ हो जाते हैं। तो कोई भी एडिशनल फीचर आपको अगर अपनी पॉलिसी में मिल रहा है तो उसका एक कॉस्ट होता है, तो वो चीज़ आपके रिटर्न्स में आपको रिटर्न्स में कम मिलने लग जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आपको इवैल्यूएट करना है, मैं कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा हूँ तो उसमें मुझे ऐसे एडिशनल फीचर्स क्या मिल रहे हैं जिसके लिए मैं एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूँ। तो ये इवैल्यूएट करके डिसाइड करें उन्हें कंटिन्यू करना है कि नहीं। लेकिन टर्म प्लान उनको अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहिए, ताकि क्योंकि इनके पास डिपेंडेंस है, इनके बच्चे हैं जो इनकी इनकम पे डिपेंडेंट है। मेडिक्लेम की इन्होंने बात की, मेडिक्लेम भी इनके पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज आपकी बैंक आपको कवर कर रही है, कल जाके क्या होगा, इसके लिए आपको खुद का मेडिक्लेम ले लेना ऑलवेज बेटर रहता है। इनके म्यूचुअल फंड स्कीम्स की अगर हम बात करें, उसमें एक चेंज करने की सिर्फ सलाह दूंगा मैं। रिलायंस लार्ज कैप फंड में से निकल के वो जो अमाउंट उसका 1000 रुपये निवेश कर रहे हैं, इनके पास एक ऑलरेडी आईसीआईसी का वैल्यू डिस्कवरी फंड है, उसमें ही बढ़ा दें, उन्हें एक नया स्कीम लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ रिलायंस लार्ज कैप बंद करके वो अमाउंट जो है वो आईसीआईसी वैल्यू डिस्कवरी फंड में बढ़ा दें। सो आईसीआईसी वैल्यू डिस्कवरी फंड में टोटल इनका 2000 रुपये निवेश होगा, बाकी सब इनके पोर्टफोलियो में ठीक है। तो उम्मीद करते हैं विजय जी कि आपको जो सलाह चाहिए थी वो सलाह मिल गई। और अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शुभम गोयल जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है शुभम जी आपका। थैंक यू मैम जी, अपना सवाल पूछिए। मैम मेरे को लमसम अमाउंट के बारे में पूछना था। तो एक्चुअली क्या होता है कि हर साल कुछ फंड हमें मिलता है जी। तो फॉर एग्जांपल 2.5-3 लाख रुपए के आसपास मिलता है। तो उसके लिए मैंने मतलब आपके शो से सीखा था कि उस फंड को लिक्विड फंड में पार्क कर दें और किसी दूसरे इक्विटी बेस्ड फंड में एसटीपी कर दें। तो मैंने आदित्य बिरला का मनी मैनेजर फंड चूज किया था लमसम के लिए, और आदित्य बिरला का ही प्योर वैल्यू फंड चूज किया था इक्विटी बेस्ड। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये कॉम्बिनेशन ठीक है, और जो मेरा हॉराइजन है वो काफी लॉन्ग टर्म है, अभी जल्दी में पैसे की जरूरत नहीं है, तो मे बी 20 साल 25 साल 30 साल मतलब इसको मैं रिटायरमेंट की तरह भी यूज कर सकता हूँ, रिटायरमेंट अमाउंट के हिसाब से। तो क्या ये कॉम्बिनेशन सही है, या इसके अलावा और कोई बेटर कॉम्बिनेशन है, तो आप मेरे को सजेस्ट करें प्लीज। जी बिल्कुल हर्षवर्धन जी, तो शुभम जी को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? वेल शुभम, आपने सही इंफॉर्मेशन ली है। वो ये है कि अगर आपको एक लमसम पैसा आता है वो आप एक लिक्विड फंड में जमा करते हैं और वहाँ से आप एक एसटीपी सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान सेटअप करते हैं, जिसके तहत हर महीने एक छोटी रकम जो भी आप डिसाइड करेंगे वो पैसा इक्विटी फंड में उसी फंड हाउस के कोई भी इक्विटी स्कीम में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एसआईपी का एक जरिया है, सिर्फ इतना है कि पैसे आपके बैंक से डेबिट नहीं होते हैं, लेकिन आपके एक लमसम इन्वेस्टमेंट लिक्विड फंड में से डेबिट हो जाता है। सो वेल ये स्ट्रैटेजी आप डेफिनेटली मैनेज कर सकते हैं। और बिरला फंड म्यूचुअल फंड की जो आपने स्कीम्स सिलेक्ट की है मनी मैनेजर फंड, वो लिक्विड फंड के रूप में बहुत अच्छी है। अब आपकी मैं टिप्पणी देना चाहूँगा सिर्फ आपके बिरला प्योर वैल्यू फंड के ऊपर। बिरला प्योर वैल्यू फंड एक मिड एंड स्मॉल कैप फंड है जो अपनी कैटेगरी का अच्छा फंड है। अब आपके लिए ये होता है कि अगर आपको 20-25 साल तक कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करना है तो क्या आप एक मिड एंड स्मॉल कैप फंड में निवेश करना चाहते हैं? अगर आपके इस सवाल का जवाब हाँ है तो बिरला प्योर वैल्यू फंड अच्छा है। अगर मेरी सलाह ये रहेगी कि जब भी आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की सोचते हैं तो आप उन्हीं कंपनियों में निवेश करें जो कंट्री की सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं, जिनका एक मार्केट वैल्यू आप मान लीजिए 30,000 करोड़ के ऊपर होता है, विच मीन्स इज अ वेरी लार्ज कंपनीज। तो आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ऑटोमेटिक आपका पोर्टफोलियो चलते रहेगा। सो अगर आप इस बात से सहमत हैं और आप एक लार्ज कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहते हैं तो बिरला म्यूचुअल फंड की फ्रंटलाइन इक्विटी फंड एक लार्ज कैप फंड है और बहुत पुराना फंड है और वेल परफॉर्मिंग फंड है। तो आप जब एसटीपी कर रहे हैं आप ये डिसाइड कर लीजिए, आपको अगर मिड कैप में रहना है तो प्योर वैल्यू फंड जो आपने डिसाइड किया है वो अच्छा है, और अगर आप लार्ज कैप फंड में एसटीपी करना चाहते हैं तो बिरला का फ्रंटलाइन इक्विटी फंड है जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें और लॉन्ग टर्म में 20-25 साल में आई एम श्योर आप अपने लिए काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं शुभम जी कि इस सलाह के साथ जो है आप अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर लेंगे। अगला सवाल जो है हमारे पास ईमेल के जरिए आया हुआ है विजय परब का, मुंबई में रहने वाले हैं ये, और 41 साल हर्षवर्धन जी इनकी उम्र है। इनकी 2 बेटियां हैं जिनकी उम्र है 14 साल और 8 साल। इनके लिए जो है ये पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं और इनका लक्ष्य जो है 10 साल में 1 करोड़ रुपए का है। और इसके साथ ही इन्होंने बताया कि ये 50,000 रुपए तक का जो है मासिक निवेश भी कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि फिलहाल इन्होंने कुछ निवेश किया हुआ है या नहीं। तो ऐसे में हर्षवर्धन जी क्या सलाह देना चाहेंगे आप इन्हें?
सो वेल पल्लवी, अगर हम पोर्टफोलियो देख रहे हैं, सो अगेन दो चीज़ें अच्छी हैं कि इन्होंने वेरी क्लियरली आर्टिकुलेट किया है कि मुझे इतने साल बाद इतने रुपए चाहिए मेरे बच्चों की एजुकेशन के लिए। सो ये करने का एक माध्यम जो हमने बात की कि गोल सेटिंग के एडवांटेजेस ये होते हैं कि इनके बीच में अगर उन्हें कभी भी पैसे निकालने की इच्छा होगी तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि उनकी बच्चों की पढ़ाई के लिए जमा हो रहा है। इन्होंने लक्ष्य बनाया है 1 करोड़ का 10 साल बाद और 50,000 रुपये महीने का निवेश कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इक्विटी रिटर्न्स जब हम देखते हैं, हम अज्यूम करते हैं करीबन 14% हमें रिटर्न मिलना चाहिए। तो अगर इस 14% के अनुमान अगर हम प्रोजेक्शन आगे का करते हैं तो इन्हें 10 साल में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो सकता है 50,000 रुपये के साथ। सो उस लिहाज से इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी है। स्कीम्स के नाम हम बता दें, क्योंकि 10 साल का टाइम होराइजन है, इक्विटी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लें। 10,000 रुपये इन 5 स्कीम में स्प्लिट करके करेंगे, इनका 50,000 रुपये निवेश हो जाएगा। तो 5 स्कीम के नाम मैं आपको बता दूं: बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, IDFC निफ्टी फंड, SBI मैग्नम मल्टी कैप, कैनरा रिबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड और ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड। इन 5 फंड में ये 10-10 हज़ार रुपये निवेश करें तो इनका अच्छी तरह लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप सभी जगह इनका पैसा स्प्लिट हो जाएगा। और एक एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो है, तो ये हर 2 साल में एक बार अपना परफॉर्मेंस और पोर्टफोलियो को रिव्यू कर लें। तो विजय जी, अपने पोर्टफोलियो को हर 2 साल में रिव्यू जरूर करते रहिएगा। खैर, अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, करण महाजन जुड़े हैं हमारे साथ। करण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। जी बिल्कुल, थैंक यू जी। अपना सवाल पूछिए। जी हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरी उम्र है 32 इयर्स और मैं हिमाचल प्रदेश नूरपुर शहर से बोल रहा हूँ। मैम, मेरा सवाल ये है कि मैंने अपने बेटे के लिए निवेश करना है, तो मैंने LIC के में निवेश कर रखा है, जिसका मतलब अपना 72,000 पर ईयर जो है वो इंस्टॉलमेंट जाता है जी। तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि हर मंथली 6,000 डिपॉजिट करना है, सो दैट मैं बाय द एंड ऑफ ईयर मतलब 72,000 कलेक्ट कर सकूं। तो मुझे ये पूछना है कि वो मैं 6,000 जो निवेश करता हूँ सेविंग में, तो अगर निवेश करूंगा तो कम आता है मेरे को रिटर्न, तो मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। तो हर्षवर्धन जी, ये जो है LIC में सालाना प्रीमियम भरते हैं 72,000 रुपए का, और इसके लिए सेविंग अकाउंट में मासिक 6,000 रुपए भी जमा कराते हैं। ऐसे में ये जानना चाहते हैं कि जो 6,000 रुपए वो सेविंग अकाउंट में जमा करा रहे हैं और उसमें इनको इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा, अगर ये म्यूचुअल फंड में वो पैसा लगाते हैं तो क्या इन्हें बेहतर रिटर्न मिल पाएगा? और इसके साथ साथ ये जो पैसा इकट्ठा होगा 72,000 रुपए, उससे ये अपनी LIC की सालाना प्रीमियम देना चाहते हैं। सो वेल, एक्चुअली पल्लवी, ये बहुत ही सही तरीका है कि कोई भी आपकी सालाना लायबिलिटी है उसका आप ब्रेक डाउन कर लें कि आपको जैसे 72,000 रुपीज़ हैं, आपको हर महीने का 6,000 रुपये हैं। आप क्यों वेट करें कि साल के एंड में जब वो पेमेंट करने का आए शायद उस महीने में आपके पास पैसे नहीं हो? तो आप क्या करें कि 12 महीने का 6,000 रुपये के हिसाब से आप पैसा हर महीने ही अलग रखने लग जाएं, ताकि जब आपकी लायबिलिटी आए 12 महीने बाद आपके पास वो पैसे हों। अब ये सवाल उठता है कि ये जो 6,000 रुपये आप अलग रखेंगे वो अगर आप बैंक में ही रखने वाले हैं तो ये काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि आप उसे 12 महीने तक नहीं रख के बीच में कोई चीज़ के लिए यूज़ कर लें। तो और दूसरी प्रॉब्लम सेविंग्स बैंक में रखने की ये कि आपको 3.5% आसपास ब्याज मिलता है। सो ये दोनों तरफ से नेगेटिव है। ये पैसे आप 2 चीज़ कर सकते हैं। एक पहली चीज़ जो कर सकते हैं वो है कि आप एक बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट खोल लें, ताकि ये पैसे वहाँ पर आप ट्रांसफ़र कर लें और रिकरिंग डिपॉजिट का 1 साल का रिकरिंग डिपॉजिट करें। जो भी आपको सेविंग्स बैंक से तो बेटर आपको ब्याज मिलेगा, करीबन 6 to 7% आपको ब्याज मिलेगा। उससे बेहतर एक कंटिन्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिक्विड फंड्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें आप जो निवेश करते हैं उसका जब से आप निवेश करते हैं उससे आपको NAV के बेसिस पे आपको रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाता है, और 1 साल बाद जब आपकी लायबिलिटी आती है आप उसमें से रिडीम कर सकते हैं, और SIP जो करते हैं उसके वो कंटिन्यू रहती है अगले साल के लिए। तो लिक्विड फंड्स ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, और उसमें अगर इनके पास ऑलरेडी कोई म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है, कोई भी फंड हाउस के साथ अगर इनका एक फोलियो है, तो उसी फंड हाउस का आप लिक्विड फंड चूज कर सकते हैं। और अगर नहीं है, मैं इन्हें 2 नाम दे देता हूं, जो भी इन्हें कन्वीनियंट लगता है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ICICI का लिक्विड प्लान है और बिरला का मनी मैनेजर फंड है। इन दोनों में से जो भी इन्हें सूट करता है, बिरला या ICICI, वो फंड हाउस सिलेक्ट करके इनके लिक्विड फंड में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमने देखा है कि जितने भी पारंपरिक निवेशक होते हैं वो LIC के प्लान में जो है निवेश के लिहाज से जाते हैं, तो क्या ऐसे में क्या सलाह देंगे कि क्या निवेश के लिए इंश्योरेंस प्लान जो है वो एक बेहतर विकल्प है? और दूसरा सवाल ये है कि क्या अगर हम इंश्योरेंस प्लान के तौर पर ही इन प्लान्स को लेते हैं तो उसके एवज में अगर टर्म इंश्योरेंस लिया जाए तो कहीं वो बेहतर तो नहीं होते हैं?
आपने एकदम सही फरमाया पल्लवी कि जब भी हम कोई भी निवेश के ऑप्शन बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन बात करते हैं, तो कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको एक एफिशिएंट रिटर्न्स नहीं देती। अगर हम रिटर्न्स की एस्टिमेट भी करें, अगर कोई ट्रेडिशनल प्लान है उसका हम एस्टिमेशन लें, तो मैक्सिमम 6% तक आपको रिटर्न मिलने की गुंजाइश होती है, उससे ज़्यादा मुश्किल है। अब ये सवाल उठता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी का मिनिमम टेन्योर भी अगर आप लेंगे तो 10 साल की तो कम से कम होती है। अगर आपको 10 साल तक निवेश करना ही है और आपको एक वेल्थ क्रिएशन का आइडिया है या कोई प्रोविजनिंग का आइडिया है, तो 10 साल में तो आप अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो उसमें आपको रिटर्न्स की गुंजाइश बहुत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब टाइम होराइजन भी लंबा है जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का होता ही है, तो आप क्यों ना एक SIP इक्विटी फंड में करें या कोई डेट फंड में निवेश करें, तो आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगे। अब रिस्क कवरेज की बात आती है। इंश्योरेंस में आपको एक लाइफ कवर मिलता है। अब ये लाइफ कवर आप अगर टर्म पॉलिसी के जरिए लेते हैं तो आपको एक ढंग से, एक अच्छी तरह से लाइफ कवर मिलता है। मान लीजिए कोई इंसान को अगर 1 करोड़ का इंश्योरेंस उसकी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के हिसाब से चाहिए, अगर आप सेविंग्स बेस्ड पॉलिसी लेंगे आपको सालाना 5 लाख रुपया भरना पड़ेगा। तो इतना हर कोई इंसान नहीं भर सकता, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्हें 1 करोड़ की पॉलिसी चाहिए होती है। तो 1 करोड़ की अगर वो टर्म प्लान लेते हैं तो ये एक 30 साल के इंसान के लिए करीबन 10,000 रुपये साल में मिल जाती है। तो कहाँ 5 लाख रुपए सालाना और कहाँ 10,000 रुपये महीना साल का। तो टर्म प्लान एक सही तरीका है लाइफ इंश्योरेंस लेने का, और सेविंग्स के लिए आप अगर कोई दूसरे माध्यम से करते हैं तो ज़्यादा बेटर है रिटर्न्स पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लाइफ कवरेज के लिए हमने जैसे बात की, टर्म प्लान आपको एक अप्रोप्रिएट कवर देता है एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। तो ये आपने सही फरमाया और सही हाईलाइट किया है। इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस को अलग करें, साथ में जहाँ तक हो सके वहाँ ऐड नहीं करें। तो बिल्कुल अपने इन्वेस्टमेंट को और इंश्योरेंस को जो है आप अलग अलग ही रखें। खैर, हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं, किशोर गौतम जुड़े हैं हमारे साथ। किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। हेलो, मेरा नाम गौतम है जी। माय एज इज 32 इयर्स जी। और मैंने अभी हाल में ही नया इन्वेस्टमेंट शुरू किया है 3 म्यूचुअल फंड्स में। एक है मेरा टाटा म्यूचुअल फंड्स PE इक्विटी फंड, और एक है मेरा IFF, और तीसरा है L&T इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। इन तीनों में मेरा 2 से 2,500 रुपए तक इन्वेस्टमेंट है। आई जस्ट वांटेड टू नो कि ये तीनों फंड्स पे सही है या नहीं, और कुछ मैं अलग फंड्स में लेना चाहता हूँ फॉर माय ब्रदर एज वेल एज फॉर माय मदर। वो भी इक्विटी में होना चाहिए। तो इक्विटी में मैंने अभी एक HDFC बैलेंस फंड को मतलब मैंने सेलेक्ट किया है। तो आई जस्ट वांटेड टू नो वेदर इट्स अ गुड फंड और नॉट। बिल्कुल हर्षवर्धन जी, किशोर जी को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? इन्होंने कहा कि इन्होंने 3 फंड में निवेश कर रखा है। तो जो एक है टाटा इक्विटी PE फंड, एक मिरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, और तीसरे फंड का नाम मैं जान नहीं पाया, लेकिन जहां तक मैं समझा ये L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड में निवेश किए हैं जी। सो अगर ये 3 फंड हैं तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। सिर्फ है कि जो मिरा इमर्जिंग और L&T है वो दोनों मिड कैप कैटेगरी के हैं, तो मिड कैप में इनका फोकस थोड़ा ज़्यादा है। इफ इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन कोई इशू नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा फोकस आपका मिड कैप में नॉर्मली नहीं रखना चाहिए। HDFC बैलेंस फंड जो इन्होंने सिलेक्ट किया है, अगर आपको एक बैलेंस कैटेगरी के फंड में निवेश करना है जो इक्विटी और डेट का एक हाइब्रिड प्रोडक्ट होता है, तो HDFC बैलेंस फंड में निवेश कर सकते हैं। और इसमें एक मॉडरेशन मिलेगा इनके पोर्टफोलियो में कि इक्विटी का इतना हैवी एक्सपोजर होने के बाद इनको एक डेट भी 30-35% इनका डेट एक्सपोजर इन दिस पर्टिकुलर फंड। जो इनके ब्रदर के लिए इन्होंने बात की कि इनके फादर, इन्होंने अपने मेल में भी लिखा है कि फादर इनके रिटायर्ड हैं और 10,000 रुपये महीने का निवेश कर सकते हैं, 5,000 अपने उनके भाई की पढ़ाई के हिसाब से और 5,000 खुद के लिए जिसे इन्हें मॉडरेट रिस्क लेना है। तो वो भी हम इन्हें सलाह दे सकते हैं कि जो उनके भाई के लिए उन्हें निवेश करना है, उनके पिताजी को, वो SBI मैग्नम मल्टी कैप में 5,000 रुपये निवेश करें। और जो उनके लिए खुद के लिए करना है, जो थोड़ा मॉडरेट रिस्क लेना है, तो एक ऑप्शन इन्होंने खुद हाईलाइट किया था, वो है HDFC बैलेंस फंड। इसमें 65 to 70% इक्विटी में रहेगा, लेकिन अगर ये चाहते हैं और थोड़ा कम रिस्क लेने का तो इनके पास ICICI बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का एक ऑप्शन है, जिसमें जो डायरेक्ट इक्विटी का एक्सपोजर होता है वो करीबन 35-40% के आसपास होगा, बाकी इक्विटी आर्बिट्राज प्रोडक्ट में रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी आपका हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी सलाह देने के लिए। तो म्यूचुअल फंड से जुड़े अगर आपके भी मन में कोई सवाल उठते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फ़ोन भी कर सकते हैं, और हमारे साथ जो भी एक्सपर्ट जुड़ेंगे वो आपके तमाम सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। तो आज के खास शो में इतना ही।